नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको मैं बता दूं, मैंने आपको 24 घंटे पहले बोला था कि कुछ ना कुछ बड़ी खबर आ सकती है रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। और इसके जो ट्रैप में बुरी तरीके से फंस रहा है वो यूक्रेन तो फंस चुका है, अब उसमें ट्रंप, उसमें नाटो चीफ मार्क रूटे, फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूल मैक्रो और ब्रिटेन के पीएम कीर स्टॉमर ये बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो एक अपना गुट बनाया था उसको एक एक करके ना ध्वस्त करते चले जा रहे हैं पुतिन। आप देखिए, हमने यहाँ लाइन में क्या लिखा है कि 66 परमाणु पनडुब्बियों से पुतिन ने पलटा युद्ध और एलन मस्क ने बंद किया यूक्रेन का सैटेलाइट। ये जो 2 लाइनों की खबर है, इसमें 2 खबरों के साथ पूरे युद्ध का विश्लेषण है। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो एलन मस्क हैं, उनके स्टारलिंक सैटेलाइट, जिसके बारे में दावा किया जाता था कि वो कभी भी उसकी जो सप्लाई है या उसकी जो सर्विसेज हैं वो इतनी आसानी से ख़राब नहीं होती हैं, उनको छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। लेकिन एलन मस्क के जो सैटेलाइट हैं वो 140 देशों के अंदर बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। और ऐसा बोला जा रहा है कि 140 लोगों का तो बहाना बनाया गया है। एक्चुअली में जो मस्क हैं उन्होंने ट्रंप से एक अपना कहते हैं ना खूंखार बदला लिया है और उन्होंने अपनी सैटेलाइट्स की जो सर्विसेज हैं उनको जानबूझकर यूक्रेन के अंदर बंद कर दिया है, ताकि जो यूक्रेन के ड्रोन हैं या मिसाइल हैं जो नेविगेशन के थ्रू जाते हैं, जो सैटेलाइट के सिग्नल्स के थ्रू रशिया के अंदर अटैक कर रहे थे, वो अब सही से अटैक नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि पुतिन ने एक नई परमाणु पनडुब्बी उतारी है और हैरानी की बात यह है कि ये जो परमाणु पनडुब्बी है वो बेहद खतरनाक बताई जा रही है। ये परमाणु पनडुब्बी के बारे में यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि इसके अंदर रशिया ने अपनी सबसे घातक आईसीबीएम, एक उनकी है बुलावा मिसाइल उसको बोलते हैं, उस एक पनडुब्बी के अंदर ऐसी 16 बुलावा आईसीबीएम मिसाइलें आएंगी जो किसी भी देश को तबाह करने के लिए काफ़ी हैं। ऐसी एक पनडुब्बी उन्होंने जंग के मैदान में उतार दी है और ऐसी 2 पनडुब्बियां अगले 2 से 3 महीने के अंदर उनका ऐसा दावा है कि वो सर्विसेज में आ जाएंगी। यहाँ पुतिन ने बहुत ही क्लियर एक मैसेज दिया है ट्रंप को कि आप अगर सोच रहे हो कि आपने 50 दिन का जो मुझे अल्टीमेटम दिया था कि आप या तो युद्ध रोको या परिणाम भुगतो, तो आप याद रखिए कि पुतिन जो है वो इन 50 दिनों के अंदर पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, ट्रंप को दिखा रहे हैं कि आप मुझे अल्टीमेटम दे रहे हैं और मैं एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा हूं। इसीलिए ये 2 जो खबरें हैं कि एलन मस्क का सैटेलाइट का अचानक यूक्रेन में बंद होना और पुतिन का एक बड़ी परमाणु पनडुब्बी को लॉन्च करना, क्या किसी बड़े जंग की ओर इशारा कर रहा है? क्योंकि रशिया मीडिया में और यूक्रेनी मीडिया में ये दावे किए जा रहे हैं कि जो रूस है उसने जुलाई स्टॉर्म के नाम से एक ऐसा युद्ध अभ्यास शुरू किया है जो सीधे सीधे काला सागर में एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है। और हैरानी की बात यह है कि पुतिन ने पिछले 2 हफ्तों के अंदर अपनी समुद्री नौसेना को, यानी कि अपनी नौसेना को हाईली एक्टिव किया है। आपने देखा होगा कि पिछले 1 हफ्ते से वहाँ पर एक जुलाई स्टॉर्म के नाम से एक युद्धाभ्यास हो रहा है जो लगभग 4 महासागरों को कवर करता है, जिसमें बाल्टिक सागर हो गया, कैस्पियन सागर हो गया, आर्टिक सागर हो गया और कैस्पियन सागर हो गया। ये जो 4 महासागर हैं इसके अंदर रशिया की जो युद्धपोत हैं वो हाईली एक्टिव हैं। ऐसा लग रहा है कि वो पहले से ऐसी एक मोर्चाबंदी कर लेना चाहते हैं ताकि अमेरिका की या नाटो की जो नौसेना है वो उस घेरे को तोड़ ही ना पाए। आपको बता दें कि रशिया इसलिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है क्योंकि दुनिया की जो तीसरी सबसे बड़ी नौसेना है वो रशिया की है। नंबर 2 पर अमेरिका आता है, लेकिन नंबर 1 पर जो आता है वो चीन है, जो पुतिन का कट्टर समर्थक है और हर हाल में हर तरीके के हथियार देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सामने से भले ही ना बोले, लेकिन उसकी अंदर खानी जो तैयारियां हैं वो ऐसी हैं जो ट्रंप को और नाटो को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। यहाँ 3 और 4 पॉइंट्स को इस तरीके से समझ लीजिए कि आखिर युद्ध का जो स्वरूप है वो कैसे बदल रहा है। नंबर 1 बात, जो पुतिन है उनका जो जुलाई स्टॉर्म है वो पूरी स्पीड के साथ आगे आ गया है। 150 से ज़्यादा युद्धपोत समंदर के अंदर गश्त कर रहे हैं। परमाणु पनडुब्बी मैंने आपको अभी बताया ही है कि किस तरीके से बुलावा मिसाइल उसके ऊपर जो है लॉन्च की जाएगी। उसी से जो आईसीबीएम है, जो इसको बोलते हैं ना इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये एक ऐसी मिसाइल है जो अंतर महाद्वीपीय यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के ऊपर सीधा अटैक करेगी। और इस मिसाइल की खासियत ये है कि इसको डिच करना, इसको पकड़ना इतना आसान नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि पुतिन इस जो कहते हैं समुद्री युद्ध की तैयारियां मार्च के महीने से कर रहे थे। मार्च के महीने में रशिया ने और पुतिन ने एक लॉन्च की थी मिसाइल, उसका नाम था पर्म एक ऐसी मिसाइल परमाणु पनडुब्बी है जिसके ऊपर जिरकॉन मिसाइलों को तैनात किया गया है। जिरकॉन जो है वो एक क्रूज
मिसाइल है जो किसी भी तरीके से कहते हैं ना तबाही मचाने के लिए बेचैन है। यहाँ पे 2-3 पॉइंट आपको बता दें कि आखिर ट्रंप ने ऐसे क्या सोचकर 50 दिन का अल्टीमेटम ट्रंप को दिया, पुतिन को दिया, और पुतिन उस 50 दिन के अल्टीमेटम को किस तरीके से अपने कहते हैं ना अपने मोर्चे को मजबूत करने में डटे हुए हैं। नंबर एक बात आपको पता है, पिछले 3 से 4 दिन के अंदर यूक्रेन में बहुत बड़े इलाके पर जो रशिया है वो कब्जा कर चुका है। 4 प्रांत आपको पता ही है, वो उस पर ऑलरेडी उसका कंट्रोल है। और जो सबसे लेटेस्ट था वो यूक्रेन का प्रकोव्स्क इलाका था, जिसको पूरी तरीके से कंट्रोल करने का या कब्जा करने का दावा रशिया की तरफ से 2 दिन पहले किया जा चुका है। भले ही यूक्रेन दावा करे कि नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत बोला जा रहा है, लेकिन ये सत्य है कि जो रूस है उसकी पूर्वी यूक्रेन के अंदर ज़बरदस्त धाकड़ पकड़ हो चुकी है। आज के हालात ये हैं कि जो पुतिन है वो किसी भी कीमत पर युद्ध विराम के लिए कहते हैं ना इच्छुक ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं रह गया है। इस्तांबुल में बैठकें हो रही हैं बड़े बड़े अधिकारियों की, कमांडरों की, यूक्रेन के भी लोग हैं, उसमें रशिया के भी लोग हैं, लेकिन हैरानी की बात है कोई उसके ऊपर टस से मस नहीं हो रहा रशिया की तरफ से। और रशिया ने बहुत क्लियर कट बोला है कि अगर आप सोच रहे हो कि सीज़ फायर पर वार्ता से कोई बहुत बड़ा चमत्कार निकल आएगा, तो ऐसा कोई भी चमत्कार अभी निकलने वाला नहीं है। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पुतिन ने अपने जो उनके सपोर्टर्स हैं ना उनको बहुत एक्टिव किया है, जिसमें है चीन, ईरान और उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में अभी आपने देखा होगा कि वहाँ के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की एक बहुत ज़बरदस्त मीटिंग हुई, और उस मीटिंग का जो फुटेज बनाया गया वो ऐसे बनाया गया जैसे कोई हम जेम्स बॉन्ड की फिल्म देख रहे हों। एक हवाई जहाज़ से दिखाया जा रहा है कि एक झील है, एक बहुत बड़ी झील है, जिसके अंदर एक बहुत ही हाई क्लास स्पीड बोट या कहना चाहिए एडवांस बोट जो है उसके अंदर किम बैठे हुए हैं, और सरगेई लावरोव जो हैं वो एक काली गाड़ियों के काफिले के साथ आते हैं और फिर बहुत अच्छे तरीके से हाथ मिलाते हैं। एक एक फ्रेम को ऐसे बनाया गया जैसे कि कोई बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी खतरनाक मीटिंग हो रही है। और उस मीटिंग में दिखाया गया है कि लावरोव और जो किम जोंग उन है वो उसी स्पीड बोट के अंदर या कहना चाहिए एडवांस बोट के अंदर एक मीटिंग कर रहे हैं। उस मीटिंग के बाद वो हाथ हिलाते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। फिर दूसरे फ्रेम में दिखाया जाता है कि वो नाव जो है वो पूरी रफ्तार के साथ किम जोंग उन को लेकर दूसरी तरफ निकल जाती है, और सरगेई लावरोव जो रूस के विदेश मंत्री हैं वो उसी काफिले के साथ, काले रंग की जो गाड़ियों का काफिला था उसी के साथ वापस दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ये जो फुटेज था इसको बहुत अच्छी तरीके से इंटरनेशनल मीडिया में एनालाइज किया गया कि आखिर इसका मतलब क्या था। उसका मतलब बहुत क्लियर था। किम जोंग उन ने अभी 3 दिन पहले एक नया ऑर्डर निकाला है, और उन्होंने बोला है कि भले ही हमारा सीधा युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन अब हमको रियल वॉर के लिए तैयार रहना है। और उन्होंने सीधे आदेश दिए कि हमारी पूरी सेना, उनकी जो तीनों अंग हैं सेना के, उसको पूरी तरीके से एक्टिव कर दो। खास तौर से उन्होंने अपनी परमाणु जो मिसाइलें हैं या परमाणु जो पनडुब्बियां जो उन्हें रशिया के हिसाब से मिलने को थीं, उसके ऊपर भी बहुत तेज़ी से विचार चल रहा है। अब स्थिति ये है कि जो चीन है उसके पास दुनिया की सबसे मजबूत नौसेना है, 400 से ज़्यादा जंगी युद्धपोत उसके पास हैं, लगभग 300 युद्धपोत रूस के पास हैं, और अमेरिका के पास करीब 350 युद्धपोत हैं। लेकिन ये बात मानी जाती है कि जो अमेरिका की नौसेना है वो बहुत ही एडवांस है, उसमें घातक युद्धपोत हैं। उसके पास 12 युद्धपोत बताए जाते हैं अमेरिका के पास हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अगर चीन और रशिया दोनों मिल जाएंगे तो आप क्या करोगे। यही वजह है कि पुतिन ने अपनी जो परमाणु पनडुब्बियां हैं वो लगभग 66 हैं और उसमें बढ़ रही हैं। आज अगर मैं आपको आंकड़ा 66 बता रहा हूँ, हो सकता है कल 67-68 हो जाए 2-3 महीने के अंदर। ये बढ़ता रहेगा, घटेगा नहीं। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो पुतिन है उन्होंने परमाणु पनडुब्बियों पे पूरा फोकस कर दिया है। इसीलिए उन्होंने जुलाई स्टॉर्म के नाम से 3 तरफ से अटैक यूक्रेन पे किया है, और यही वजह है कि जो ज़मीनी हमले किए जा रहे हैं उसमें पुतिन ने बड़ा अलग तरीके का समीकरण पेश कर दिया है। उन्होंने क्या किया है कि पहले 500 या 1000 की टुकड़ी के सैनिक जाते थे यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में कब्जा करते थे। अब उन्होंने उस तरीके को बदला है। अब उन्होंने कुछ ऐसी बाइक, कहने को तो बाइक हैं लेकिन उनमें 4 पहिए भी हैं और 2 पहिए वाली भी बाइक्स हैं, उसके अंदर वो 2-2 सैनिक या 3 या 4 की जो कॉम्बिनेशन उसको बना के अटैक कर रहे हैं और कब्जा कर रहे हैं। इस चक्कर में क्या हो रहा है कि जो यूक्रेन की सेना है उसको मोर्चा अपना फैलाना पड़ रहा है। जैसे ही वो उस मोर्चे को फैला रही है वो वहीं पे कमज़ोर हो रही है, और इसके चक्कर में जो यूक्रेन के सैनिक हैं वो बहुत ज़्यादा मारे जा रहे हैं। अकेले प्रकोव्स्क में कल भी मैंने आपको बताया था 1220 यूक्रेनी सैनिक सिर्फ 24 घंटे के अंदर मारे गए, और जो रूसी सेना है उसको बहुत ही मामूली नुकसान हुआ क्योंकि उसने अपने सैनिकों की जो तादाद थी उसको छितरा दिया। यानी कि इस युद्ध के मोर्चे को इस तरीके से कर दिया कि आप एक जगह पर 1 या 2 ही लोगों को मार पाओगे, 500 में से सब 500 सैनिकों को मार नहीं पाओगे। इससे पहले रशिया का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। अब यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर ये युद्ध किस तरफ जा रहा है, और एलन मस्क जो हैं अचानक उनका सैटेलाइट कैसे ख़राब हो गया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अगर ट्रंप
बिजनेस माइंडेड हैं, बारूद और बिजनेस को लेके चल रहे हैं, तो मस्क भी जो है कहते हैं ना दूध का जला मट्ठा फूक फूक के पीता है। उस स्थिति में उन्होंने अपने सैटेलाइट की ताकत को दिखाया है कि भले ही तुम मुझे दरकिनार कर दो ट्रंप, लेकिन मैं अभी खिलाड़ी हूँ, जंग के मैदान का खिलाड़ी हूँ। और ये बात सबको अच्छे से पता है कि जब पुतिन और ट्रंप की आपस में बातचीतें हुई हैं शुरुआत में, जैसे ही सरकार बनी है, तो सबसे ज़्यादा एलन मस्क खुश थे और उन्होंने बोला था कि अगर ट्रंप चाहेंगे तो ये युद्ध बहुत जल्दी रुक जाएगा। लेकिन ट्रंप ने क्या किया, एलन मस्क के साथ ही ऐसा खेला कर दिया कि वो समझ ही नहीं पाए कि जिस ट्रंप को हम इतनी मेहनत से इतना पैसा लगा के आए, वही ट्रंप आज उनके खिलाफ क्यों है, उनके बिजनेस के खिलाफ क्यों है। और यही वजह है कि पुतिन के करीबी एलन मस्क जो हैं, उन्होंने अब अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने अपनी अमेरिकन पार्टी बनाई, ट्रंप के मुंह पे एक तमाचा मारा कि अगर आप सोचते हो कि आपके पास अपनी पार्टी है और आप सब कुछ कर लोगे, तो मेरे पास इतना मैन पावर या कहते हैं पैसा है कि मैं एक नई पार्टी खड़ी कर सकता हूं। दूसरी ताकत उन्होंने सैटेलाइट के थ्रू दिखाई है कि यूक्रेन में जो भी वॉर हो रहा है वो स्टारलिंक यानी कि जो एलन मस्क की कंपनी है उसकी जो सैटेलाइट हैं वो उसको सर्विसेज दे रहे हैं यूक्रेन को, जिसकी वजह से वो अपने मिसाइल और ड्रोन अटैक रशिया के बहुत अंदर जाके कर पा रही है। ये बात एलन मस्क को इसलिए भी बहुत चुभी है क्योंकि ये कहते हैं ना एक वादा किया गया था एलन मस्क और ट्रंप की तरफ से कि भाई यूक्रेन जो है वो कभी भी बहुत अंदर जाके रूस के अंदर अटैक नहीं करेगा। लेकिन 1 जून को जो रशिया के अंदर अटैक हुआ वो पुतिन को हिलाने के लिए काफ़ी था। उसके 5 एयरबेस के ऊपर ड्रोन अटैक किए और वो भी रशिया के अंदर पहुंचकर वहां से ड्रोन को ऑपरेट किया गया और सीधे सीधे 5 एयरबेस जो थे वो उड़ाए गए और जिसमें 41 से ज़्यादा जो लड़ाकू विमान थे, जिसमें बमवर्षक थे TU-160 और TU-90 जैसे, वो सब उसमें से कई तबाह हुए। अब ऐसी स्थिति में जो पुतिन थे उनके लिए ये बहुत क्लियर कट हो गया कि जो यूक्रेन है या जो जेलेंस्की हैं वो किसी भी कीमत पर सीज फायर से ज़्यादा सीरियल अटैक पर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जैसे ही ट्रंप से 60 मिनट की बात हुई पुतिन और ट्रंप की, उसके बाद से जो अटैक चालू किया 9 जुलाई से और आज की तारीख तक, वो ऐसा अटैक कर रहे हैं यूक्रेन के अंदर कि यूक्रेन को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। इसीलिए ट्रंप ने क्या किया कि जैसे ही उनको लगा मस्क ने क्या किया कि मस्क ने अपने सैटेलाइट की सर्विसेज को ही डाउन कर दिया और ऐसा कर दिया कि यूक्रेन को यही नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में उसके ड्रोन जाएंगे, कैसे वो मिसाइल अटैक करेगा, कैसे अपने एयर डिफेंस को वो एक्टिव कर पाएगा। क्योंकि अगर आपके पास सैटेलाइट की पावर ही नहीं होगी और आपका नेविगेशन ही गड़बड़ा जाएगा तो आप युद्ध करोगे कैसे। और दिक्कत ये है कि यूक्रेन के पास स्टारलिंक, मस्क की स्टारलिंक का कोई भी विकल्प अभी तक नहीं है। यूरोप जब तक इसको कवरेज करेगा, जब तक इसकी रिपेयर करेगा या एलन मस्क के कहते हैं ना कि उसके खिलाफ कोई एक नया उसको एयर डिफेंस या सैटेलाइट की सर्विसेज देगा, तब तक खेल पूरा पलट चुका होगा। और यही वजह है कि एलन मस्क से इस समय सबसे ज़्यादा जो नाराज़ हैं वो राष्ट्रपति ट्रंप बताए जा रहे हैं। यहाँ तक कि मार्क रूटे जो नेटो के चीफ हैं वो बोल रहे हैं कि ऐसी विकट परिस्थिति में जब युद्ध इतना भयंकर हो रहा है और जब रशिया के जो कहते हैं ना जुलाई स्टॉर्म कहते हैं, जुलाई का जो तूफानी हमले हो रहे हैं, ऐसे वक्त में अगर यूक्रेन के सैटेलाइट जो हैं वो ख़राब होंगे और रशिया उस पर अटैक करेगा तो ये सरासर कहीं ना कहीं एलन मस्क की कोई चाल है, ऐसा उन पे शक किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें जो स्टारलिंक है उसकी सर्विसेज 140 देशों के अंदर बाधित हुई हैं और बहुत ही गंभीर समस्या बताई जा रही है जिसको रिजॉल्व करना थोड़ा कठिन हो रहा है। तो इसमें जो बातें की जा रही हैं वो ये की जा रही हैं कि पुतिन के इशारे पे इस पूरा खेल हुआ है। एक तरफ जो ट्रंप हैं वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं पुतिन को और पुतिन उन्हीं के खिलाफ, पुतिन क्या कर रहे हैं, ट्रंप के ही खिलाड़ियों को उनके खिलाफ कर रहे हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ा जो जैकपॉट लगा है पुतिन के लिए वो लगे हैं एलन मस्क। वो पूरी तरीके से फूके बैठे हुए हैं। वो ट्रंप को कहते हैं ट्रंप को अगर नापसंद करने वाला अमेरिका में कोई सबसे बड़ा चेहरा होगा तो वो एलन मस्क होंगे। एलन मस्क उस कहते हैं ना एक टैक्स बिल आया था बिग ब्यूटीफुल टैक्स करके, जो ट्रंप ने उनके ऊपर एक कहते हैं ना हथौड़ा मारा था मस्क के इरादों पर और उनके जो मिशन पर, उसके बाद से जो एलन मस्क हैं वो पूरी तरीके से आर पार के मूड में आ गए हैं। यानी कि स्थिति ये हो गई है कि जंग का जो मैदान है वो बुरी तरीके से फैलता चला जा रहा है। सिर्फ चेहरा हमारे और आपके सामने यूक्रेन युद्ध है, लेकिन युद्ध कई मोर्चों पे हो रहा है। इसीलिए आपको एक मैं डेटा बताता हूं जो बड़ा चौंकाने वाला है कि आखिर परमाणु युद्ध की इतनी ज़्यादा हाय तौबा क्यों मची है। क्यों फ्रांस बोल रहा है कि हम पूरे यूरोप को एक परमाणु छतरी देंगे, क्यों ब्रिटेन बोल रहा है कि हमारी जो वैनगार्ड मिसाइल है, परमाणु मिसाइल जो परमाणु पनडुब्बी है, वो अगर चाहे तो रशिया के समुंदर में घुसकर उसके कम से कम 40 शहरों को तबाह कर सकती है। ऐसा ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो याद रखिएगा कि जो हमारी पनडुब्बी है, परमाणु पनडुब्बी है वैनगार्ड ब्रिटेन की, वो कम से कम 40
रशिया के शहरों को भस्म कर सकती है अपनी मिसाइलों से। लेकिन वहीं क्या बोलते हैं, वहीं पुतिन बोलते हैं कि अगर इस तरीके का ब्रिटेन कोई भी कदम उठाने की सोच रहा है या ऐसा कोई सपना पाले बैठा है, तो वो ये जान ले कि रशिया अकेले अपने दम पर 200 सेकंड के अंदर पूरा यूरोप को तबाह कर सकता है। ऐसा सर्गेई लावरोव बोल चुके हैं बहुत पहले ही, कम से कम 3 या 4 महीने पहले ही। यही वजह है कि मार्च के महीने में 2 ऐसी तारीखें हैं जिस दौरान पनडुब्बियां आमने सामने आई, ब्रिटेन की और रूस की। वो कैसे आई? 20 मार्च 2025 को वैनगार्ड परमाणु पनडुब्बी को ब्रिटेन ने लॉन्च किया और उसके ठीक 7 दिन बाद पुतिन ने 27 मार्च 2025 को अपनी परमाणु पनडुब्बी को लॉन्च किया, जिसको बताया जाता है वो इतनी घातक मिसाइल है। उसके अंदर कम से कम 5 या 6 तरीके की घातक मिसाइलें जो हैं वो हमेशा तैयार रहती हैं अटैक करने के लिए, जिसमें जिरकॉन जो है उनकी क्रूज मिसाइल वो सबसे ज़्यादा लोगों के सामने लाई गई है, जिसकी स्पीड ही 9 मैक से ज़्यादा की है। आप अंदाज़ा लगाइए कि परमाणु पनडुब्बी अगर गोता लगाएगी, लगाने के बाद जब वो जाएगी समुद्र में अंदर और किसी भी देश के बहुत पास आके अगर उस अटैक करेगी, अगर 9 मैक की स्पीड से वो जब जाएगी तो उसे रोकने के लिए एयर डिफेंस तो उतनी जल्दी रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा जो उसकी स्पीड होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ब्रिटेन ने एक दावा किया था कि उनकी जो वैनगार्ड परमाणु पनडुब्बी है वो अगर चाहे तो वो 200 दिन तक समंदर की तलहटी में रहकर अंदर ही अंदर अपना ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। यानी कि ब्रिटेन ये कहीं ना कहीं रशिया को समझा रहा है कि भले ही तुम्हारे पास परमाणु बमों की या परमाणु हथियारों की भरमार है, 5400 से ज़्यादा आपके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन ये भी मत सोचिए कि हमारा ब्रिटेन और फ्रांस के पास लगभग 450 से 500 परमाणु बम जो हैं वो एक्टिव हैं। और ऐसा बताया जाता है, दुनिया के जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं, कि ब्रिटेन और फ्रांस के जो परमाणु बम या हथियार हैं वो बहुत ही एडवांस्ड हैं और बहुत ही घातक हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी संख्या को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया। उन्होंने क्या किया, जो अपनी हथियार थे उनको इतना एडवांस और इतना एक्यूरेट और इतना घातक बनाया है कि वो 450-500 की जो संख्या है वही काफ़ी है। इसीलिए बार बार ब्रिटेन अपनी वैनगार्ड जो परमाणु पनडुब्बी है उसकी धमकी रूस को दे रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि अब आने वाले वक्त में जो पुतिन है वो क्या करने वाले हैं और ट्रंप इसका मुकाबला कैसे करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रंप अभी भी 50 दिन के अल्टीमेटम की किताब लिए बैठे हुए हैं। वो उसमें एक एक दिन टिक लगाते जा रहे हैं कि आज 10 दिन हो गए, आज 15 दिन हो गए, आज 30 दिन हो गए। लेकिन इधर जो टिक लगा रहे हैं पुतिन भाई, वो ऐसा लगा रहे हैं कि वो रशिया के पूर्वी यूक्रेन को कितना कब्जा करना है, पश्चिमी यूक्रेन में कहाँ घुसना है, मध्य यूक्रेन में कहाँ अटैक करना है, इसका खाका देते चले जा रहे हैं। वो चिट इधर से फाड़ रहे हैं, ये अलग कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में नेटो क्या करे? नेटो अब कुछ ऐसी स्थिति में आ गया है कि वो अमेरिका के बिना कुछ कर नहीं पा रहा है। सारे समझौते 24 और 25 जून को हेग में जो नेटो की समिट हुई थी उसमें यह हुआ था कि भाई 5% का जो रक्षा बजट है उसको बढ़ाया जाएगा और उससे हम रशिया से लड़ेंगे। लेकिन ये जो प्रैक्टिसेस हैं इनमें वक्त लगेगा, 4-5 साल, 2 साल, 3 साल का भी वक्त लग सकता है। इतने वक्त में तो पुतिन पता नहीं यूक्रेन का क्या हाल करेंगे। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है, जो बाल्टिक देश हैं 3, उसमें है एस्टोनिया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। उसमें क्या है, उन तीनों के संग सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि भाई हम 1991 में सोवियत संघ से अलग हुए, आज सोवियत संघ उनको अपने यहाँ कहते हैं ना घसीट रहा है। इसीलिए जो बाल्टिक देश हैं तीनों, वो इस बात से परेशान है कि हम करें तो करें क्या, क्योंकि जो रूस की नौसेना है वो पूरी तरीके से इन इलाकों में फैलती चली जा रही है। और आने वाले वक्त में ये 3 जो देश हैं यूक्रेन के अलावा, वो निश्चित रूप से बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। इसीलिए हमने जो अभी पुतिन ने अपनी परमाणु पनडुब्बी का जो उद्घाटन किया और जिस पर झंडा फहराया, उसका मकसद ये था कि हम युद्ध के लिए समुद्र में उतर चुके हैं, हवा में हम पहले से मौजूद हैं, ज़मीन पे हमारी जो करिश्मा है वो पूरा यूक्रेन, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। ऐसी स्थिति में अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आखिर अब ये लोग करेंगे क्या। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि रूस ने जो अपनी ओर्शेनिक मिसाइल लॉन्च की थी और उन्होंने क्या किया था, जो नीप्रो शहर था यूक्रेन का, उसके ऊपर एक अटैक किया था ओर्शेनिक मिसाइल से, जिसके बारे में यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसकी स्पीड करीब 11 मैक है। उसके बारे में बताया जा रहा है कि रशिया ने क्या किया है कि दुनिया के तमाम तीखे सवालों से और तमाम आलोचनाओं से बचने के लिए एक ऐसी ओर्शेनिक मिसाइल को लॉन्च किया है जो धमाका परमाणु बम जैसा कर रही है, लेकिन वो परमाणु बम की श्रेणी में नहीं आती है, क्योंकि उसकी स्पीड ही अपने आप में एक परमाणु धमाका करने के लिए काफ़ी है। अब इंपॉर्टेंट ये चीज़ आ रही है कि जो 66 परमाणु पनडुब्बियाँ हैं, क्या उनको एक साथ लॉन्च किया जाता है या कैसे किया जाता है। ऐसा रशियन टीवी और रशियन मीडिया का दावा है कि ऑलरेडी 20 से 25 परमाणु पनडुब्बियाँ जो हैं वो अपने मिशन पर निकल चुकी हैं। वो सब की सब, कुछ जो पनडुब्बियाँ हैं उसके अंदर वो परमाणु
हथियारों से लैस हैं, परमाणु मिसाइलों से लैस हैं। और सब लोग जानते हैं कि पुतिन जो हैं वो उनका जो कहते हैं ना फैसला वो बदलने वाला है नहीं। बदलने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि पुतिन के पास अब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। उनको इस तरीके से घेर लिया गया है कि या तो वो जीतेंगे और या फिर नेटो और अमेरिका सब मिलकर रशिया को हमेशा के लिए दबा देंगे। यानी कि पुतिन ही रूस का एक आखिरी चेहरा या आखिरी उम्मीद है जो या तो रूस को वार देगा या रूस को कहते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से तबाह कर देगा। हो सकता है कि रशिया जो है वो 1991 से भी बुरी स्थिति में आ जाए, उसको और भी तोड़ दिया जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर पुतिन अपने मिशन में सफल हो गए और ईरान और चीन ने उसका अच्छे से साथ दे दिया युद्ध के मैदान के अंदर, तो याद रखिए 1991 में जितने भी देश रशिया से अलग हुए थे उसमें से कम आधे देश ऐसे होंगे जिनको पुतिन जो है वो अगले 2-4 साल के अंदर अपने ग्रैप में ले लेंगे या उस पर अपना कंट्रोल हर हालत में कर लेंगे। यही जो डर है वो फ्रांस और ब्रिटेन और जर्मनी सबको दिखा रहे हैं कि अगर अब भी हमने हमला नहीं किया रशिया के ऊपर मिलकर तो फिर याद रखिए रशिया हमको बचने का मौका नहीं देगा। लेकिन दिक्कत यह है कि ट्रंप बोल रहे हैं कि हम रशिया के ऊपर सीधा हमला नहीं करेंगे चाहे कुछ हो जाए। अब ट्रंप की ऐसी क्या मजबूरी है ये समझ से परे है। दावा यह किया जा रहा है कि ट्रंप नहीं चाहते कि उनके कार्यकाल में अमेरिका एक ऐसी तबाही का कहते हैं ना कारण बन जाए जो अमेरिका के लिए हमेशा एक बदनुमा दाग भी लग जाए और अमेरिका को कहते हैं ना सुपर पावर का जो तमगा है वो छीन ले। क्योंकि अभी तक क्या है, ट्रंप की एक तरीके से मुट्ठी बंद है। लोगों को पता नहीं है कि अमेरिका किस ताकत से लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है और कहाँ तक लड़ेगा और वो कितने बड़े बड़े डिसीजन ले सकता है। अगर उन्होंने रशिया के साथ सीधा युद्ध किया अमेरिका ने, तो आप ये मान के चलिए कि सीधे सीधे अमेरिका जो है वो हमले की जद में आ जाएगा रशिया के। और रशिया जरा भी कहते हैं ना संकोच नहीं करेगा कि वो वॉशिंगटन और कहते हैं न्यूयॉर्क तक अपनी मिसाइलों को दाग दे। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो ये अमेरिकी इतिहास का एक काला दिन बताया जाएगा और ये अमेरिकी कहते हैं ना फ्यूचर का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाएगा अगर रशिया उस पर अटैक कर देता है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो सुपर पावर का तमगा अभी अमेरिका अपने ऊपर ओढ़े हुए है वो भी छिन्न भिन्न हो जाएगा। और पुतिन इस चीज़ में पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। पुतिन ने क्या बोला है? पुतिन ने बोला है कि याद रखिए इस पृथ्वी के को आप देखिए कितनी खूबसूरत पृथ्वी है, और अगर इस पृथ्वी पे से अगर आप सोचो कि रूस हट जाए तो ये पृथ्वी कैसे लगेगी। यानी कि उनका कहने का मतलब ये था कि अगर इस पृथ्वी की कोई शोभा है, कोई स्टार है तो वो रूस है, अगर रूस है तो पृथ्वी है, अगर रूस नहीं है तो फिर इस पृथ्वी पे कोई नहीं है। इसीलिए डेड हैंड जो रशिया का है वो इसलिए बहुत ज़्यादा कहते हैं ना खौफ पैदा करता है नेटो को, अमेरिका को, यूरोपियन कंट्रीज़ को। अब ऐसी कंडीशन में जो अभी के आज के हालात हैं वो ये हैं कि जो रशिया है वो 1,61,000 वर्ग किलोमीटर से बड़ा इलाका यूक्रेन का कब्जा कर चुका है। ये आंकड़े आपको मैं 1 महीने पहले के बता रहा हूँ। अभी के जो लेटेस्ट हैं उसमें एक चीज़ और जुड़ के आई है, वो है कि 536 वर्ग किलोमीटर का इलाका जो है वो जून के महीने में यानी कि 30 जो जून के 30 दिन थे उसके अंदर ही कब्जा कर लिया था। तो उसको भी हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये मैप के आंकड़े हैं और ये ज़मीनी आंकड़े हैं। लेकिन हकीकत में जो वॉर एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि हकीकत में यूक्रेन का जो 50% इलाका है उसके ऊपर रशिया की जो फोर्सेज हैं उनका बहुत अच्छी पकड़ हो गई है। और वहाँ पर जो रूसी भाषा बोलने वाले कई जो इलाके हैं पूर्वी यूक्रेन में, वहाँ पर तो एक तरीके से पुतिन के समर्थन में वहाँ की आम जनता आ चुकी है। और इसका असर आप देख रहे हैं कि 2-3 जो घटनाक्रम हो रहे हैं वो बड़े हैरान करने वाले हैं। पहला ये है कि पुतिन के करीबी माने जाने वाले एलन मस्क का सैटेलाइट अचानक खराब हो रहा है, यूक्रेन के अंदर तबाही का एक कहते हैं ना एक नया दौर शुरू हो रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जेलेंस्की के खिलाफ यूक्रेन के ही लोग सड़क पर भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 2 ऐसी कहते हैं ना एजेंसीज़ को बैन कर दिया के पावर्स को बैन कर रहे हैं या कम कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही थी। आपको बता दें कि जब से युद्ध शुरू हुआ है और आज तक यूक्रेन के अंदर कम से कम 20 से 25 बड़े सैन्य घोटाले हुए हैं, जिसमें वहाँ के रक्षा मंत्री तक नप चुके हैं, वहाँ के रक्षा सचिव तक नप चुके हैं, उनको हटाया जा चुका है। वहाँ के जो कहते हैं ना चीफ ऑफ स्टाफ उनको भी 3 बार बदला जा चुका है। अभी जो अलेक्जेंडर सिरेस्की हैं उनके बारे में जरूर ये दावा किया जाता है कि वो चट्टान की तरह जेलेंस्की के साथ खड़े हैं। लेकिन हकीकत ये है कि यूक्रेन जो है वो एक सैन्य घोटाले का एक बहुत बड़ा अड्डा साबित हुआ है। और यही वजह है कि अमेरिका से हथियार चल रहे हैं वो यूक्रेन तक पहुंच नहीं रहे हैं, उनका शिपमेंट रास्ते से गायब हो रहा है। कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं यूक्रेनी मीडिया में छाई गई हैं और बताया गया है कि अमेरिका से कुछ हथियार चले और रास्ते में वो गायब हो गया। वो कहाँ गायब हुआ किसी को नहीं पता। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, यूक्रेन की जो मीडिया है उसमें जो सरकारी मीडिया है उसने एक प्रोपेगेंडा फैलाया और ये बताया कि वो शुरू से ही युद्ध जीतता चला आ रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि यूक्रेन के जो द कीव इंडिपेंडेंट है वहाँ का जो अखबार है
वहाँ का जो पोर्टल है वो एक बड़ा दावा करता है कि हमने अब तक 10.5 लाख से 11 लाख के बीच रूसी सैनिकों को मार दिया है या घायल कर दिया है। क्या इन आंकड़ों पे कोई विश्वास कर सकता है? लेकिन वहाँ आप पर डे अगर आप उसके आंकड़ों को देख के देखेंगे, नेट पे जाके आप देखिए, तो वो यही दिखाएगा कि 10.5 से 11 लाख से ज़्यादा ये रूसी सैनिक मार चुके हैं। उनके हिसाब से वो 38,000 से ज़्यादा बख्तरबंद और जो रॉकेट ब्रिगेड की जो तोपें होती हैं या जो बख्तरबंद वाहन होते हैं उनको तबाह कर चुके हैं। 38,000 जब संख्याएँ देखिए, और उनका दावा है कि वो अब तक 400 से ज़्यादा 450 से ज़्यादा रूसी जो एयरक्राफ्ट हैं, लड़ाकू एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर हैं, उनको उड़ा चुके हैं। ये ऐसे आंकड़े बताते हैं जैसे ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे वो खिलौने की तरह रखे थे और यूक्रेन के सैनिक गए वहाँ बम मार मार के उसको उड़ा दिया। ये ऐसी खोखले जो दावे कर रहे हैं वो जेलेस्की के जोकर पने को एक कहते हैं और बढ़ावा दे रहे हैं। अब वो उसी कल्पना में रहते हैं कि देखिए हमने बड़ी बहादुरी से यूक्रेनी सेना लड़ रही है और देखिए हमने क्या किया है। लेकिन हकीकत क्या है कि यूक्रेन के अंदर कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जहाँ 15, 16 और 14 साल के लड़कों को ज़बरदस्ती पकड़ के सैनिक बनाने की कोशिशें हुई। यहाँ तक कि 60 साल की जो बुजुर्ग हैं उनको भी सेना में ज़बरदस्ती अलग तरीके से भर्ती करने की कोशिश की गई। कई मामले तो ऐसे भी आए हैं जहां भर्ती करने वाले अफसरों ने क्या किया, लोगों से घूस ली और उनसे कहा कि अगर आप सेना में भर्ती नहीं होगे तो आपको ये ज़रूरी है कि आप हमको पैसा दो। तो उन्होंने अपनी देश कहते हैं ना, सैनिकों ने भर्ती ना होने के लिए पैसे दिए। आप अंदाज़ा लगाओ, जिस देश की जनता कहते हैं ना जंग के मोर्चे पर लड़ने को ना तैयार हो और वो अपने कहते हैं सैनिक बनने से मना कर दे और उसके बदले में अपने घूसखोर अफसरों को पैसा दे कि मुझे भाई सैनिक मत बनाओ, मैं मरने नहीं जाऊंगा रशिया के हिसाब से। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि यूक्रेन कितनी बुरी तरीके से अंदर से चरमरा चुका है। जबकि पुतिन ने क्या किया है, इस बीच में 1.5 से 2 लाख नई सेना जो है वो तैयार कर रखी है, जो आगे के इन्वेजन के में काम आएगी, खासतौर से जब नेटो देश या कहते हैं या यू के जो देश हैं उससे जब उसका मुकाबला होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पुतिन की जो पूरी का जो प्लान है उसके अंदर सारे हथियार हैं। नंबर सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि परमाणु पनडुब्बियाँ तैयार हैं, परमाणु मिसाइलें तैयार हैं, उनके बमवर्षक जो परमाणु बम गिरा सकते हैं वो तैयार हैं। कुल मिला के स्थिति ये है कि रशिया जो है वो युद्ध स्तर पे हर चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है, चाहे वो सैनिकों की भर्ती हो चाहे हथियारों को बनाना हो। यही वजह है कि उसने ईरान के शाहिद ड्रोन, जिससे उसने सबसे ज़्यादा अब तक अटैक किए हैं, ड्रोन अटैक किए हैं, जिसके बारे में जेलेस्की खुद बता चुके हैं कि 28,743 जो शाहिद ड्रोन है उससे रूस हमारे ऊपर अटैक कर चुका है। ये खुद जेलेस्की बोल चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगाओ, अगर जेलेस्की बता रहे हैं कि 28,743 ड्रोन से रशिया हमारे ऊपर अटैक कर चुका है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि रशिया ने किस स्तर पे उसको अच्छे तरीके से मारा है यूक्रेन को। अब यही स्थिति है कि जो विस्फोटक मामला है वो इस स्तर पे पहुंच गया कि पुतिन जो हैं वो विन विन सिचुएशन में आ गए हैं। विन विन सिचुएशन में इसलिए आ गए हैं कि उनको चीन का भी अच्छे से साथ मिल रहा है। ईरान तो कह रहा है कि हमारा वजूद जो है वो अब रूस के साथ जुड़ गया है। अगर रूस रहेगा तो ईरान रहेगा, अगर ईरान रहेगा तो रूस रहेगा। ऐसी कंडीशन में आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या स्थिति होगी। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको कल भी बता चुका था कि अमेरिका का जो गुट था वो हल्के हल्के दरक रहा है। इसीलिए जो ट्रंप हैं वो क्या कर रहे हैं, तरह तरह से धमका रहे हैं। उसमें भारत को भी उन्होंने घसीटा है। आपको पता ही होगा कि उन्होंने 3 देशों को बहुत अच्छे से धमकाने की कोशिश की है कि चीन, ब्राज़ील और भारत किसी भी कीमत पर अब पुतिन से या रूस से तेल ना लें। अगर वो तेल लेंगे तो उनके ऊपर बहुत हैवी जो है टैरिफ लगाएंगे और हो सकता